नमस्कार बच्चों। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड कक्षा 7 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की का चैप्टर नंबर 5 औरतों ने बदली दुनिया। बेटा इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से महिलाएं जो कि दिन भर घर में काम करती है। दो तरह की महिलाएं होती है बेटा, एक होती है कामकाजी महिलाएं, एक होती है घरेलू महिलाएं। जो घरेलू महिलाएं जो दिन भर घर में काम करती हैं लेकिन उनके काम को काम नहीं समझा जाता है। वह सुबह से कार्य करना प्रारंभ करती है, घर के सदस्यों बूढ़े बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना या अन्य सभी कार्य करना। वह सुबह 5 बजे से लगा के रात की 12 बजे तक अपना कार्य करती रहती है, फिर भी उनके कार्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि कामकाजी महिला जो कि सुबह 9 बजे से अपने काम पे जाती है और शाम को 5 बजे उसका कार्य खत्म हो जाता है, तो यूँ समझा जाता है उसने बहुत बड़ा कार्य किया है। जबकि घरेलू महिला के काम को कोई वक्त नहीं दिया जाता है। ये चैप्टर हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कामकाजी महिलाओं के बारे में कि कामकाजी महिलाएं बाहर जाके कार्य करती हैं लेकिन फिर भी उनके कामों में ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर व्यवसाय है जैसे कि किसानी है या फिर पायलट है। ये ऐसा माना जाता है, लोगों का मानना होता है, समाज का मानना होता है कि ये पायलट बनना है या फौज में जाना है। ऐसा कार्य सिर्फ औरतें नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि महिलाओं ने अपनी अपनी समानता को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से संघर्ष किए हैं, किस-किस तरीके से उन्होंने कौन-कौन से आंदोलन चलाए हैं अपने इस भेदभाव को मिटाने के लिए। इस विषय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस पार्ट का बेटा फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे, जिस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से लोगों के मन की ये धारणा होती है कि अगर वो लड़का है और उसके 10वीं के अंक देखे जाएँ, उसके अगर चाहे मैथ्स में और साइंस में कम नंबर भी आए हो लेकिन फिर भी उसको 11th और 12th में साइंस और मैथ्स दिलवाया जाता है आर्ट्स की बजाय। जबकि बच्चे का अगर रुचि इतिहास पढ़ने में है तो फिर भी उन्हें साइंस मैथ्स दिलवाया जाता है। उनका मानना ये होता है कि इतिहास लेके तुम क्या करोगे, कम से कम साइंस या मैथ्स लोगे तो तुम अपनी रोजी रोटी तो चला पाओगे, ऐसा लोगों का मानना था। इसके अलावा हमने एक लक्ष्मी लाकरा नाम की लड़की के बारे में पढ़ा था जो कि एक आदिवासी छात्रा थी जिन्होंने अपने समाज से संघर्ष करके पढ़ाई की थी और वह पहली भारत की पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उसने इस पद पे पहुंचने के लिए खूब संघर्ष किया। इसके अलावा हमने एक राज सुंदरी देवी जी के बारे में पढ़ा था जो कि राज सुंदरी देवी ने भी अपने घर से संघर्ष करके किस तरीके से अध्ययन किया था। पुराने जमाने में बेटा आपको पता है कि लोगों को पढ़ने के लिए नहीं नहीं कहा जाता, मतलब पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, उन्हें जल्दी ही स्कूलें छोड़ दी जाती थी। कहा जाता था कि तुम्हारा पढ़ लिख के तुम क्या करोगे, तुम्हें तो अपने छोटे भाई बहनों को रखना है, उनकी देखभाल करनी है, ऐसा समझ के उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी। तो आज हम उसी पार्ट फर्स्ट जहाँ हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ कि हम राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ेंगे। राज सुंदरी जी देवी थी जो जिनका जन्म 1800 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 1890 का हुआ था। उनका अनुभव पढ़ेंगे जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम आमार जीबोन था। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी। यह आत्मकथा भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा थी। उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में ये आत्मकथा लिखी थी बेटा। राज सुंदरी जी देवी जो थी वो एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। मतलब लोगों का ऐसा मानना था बेटा कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो तो उसका पति जल्दी ही मर जाता है, वो जल्दी विधवा हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना था। तो इसमें कहा गया है कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। उन्होंने अपनी जीवनी बताई कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद तक काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मतलब बेटा राज सुंदरी देवी अपनी जीवनी बता रही है इसमें।
मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और मैं एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। उसका मानना था कि मैं एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभागी हूँ। अभागी से मतलब ऐसा नहीं बेटा कि वो अभागी किस लिए बता रही है, वो अपने आप को अभागी इसलिए बता रही है कि मैं एक महिला हूँ और इस समाज में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता। इस वजह से वो अपने आप को अभागी महसूस कर रही है। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचार का विरोध करने लगी। मैंने खुद ने अपने मन में ये ठान लिया कि नहीं, मैं पढ़ूंगी और मैं कुछ करूंगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियां पढ़ती नहीं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। फिर स्वप्न आया किसे, रासुंदरी देवी जी को एक स्वप्न आया कि मैं एक चैतन्य भागवत नाम की एक कथा पढ़ रही हूँ, मतलब जीवनी है, वो एक लेखक की जीवनी है चैतन्य भागवत करके, कि वो पढ़ रही हूँ। बाद में एक दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ दी है। मतलब उसके पति ने यूं बताया कि मैंने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उस पन्ने को, मतलब पन्ने का एक पेज भी छुपाना बहुत मुश्किल काम था। घर में छुपाना बहुत मुश्किल काम था और सावधानी से उसे मैंने छुपाया। उसे छुपाना एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। ताड़ के जो पत्ते होते बेटा, उस पर अक्षरों की बनावट करके वो लिखना मतलब सीख रहा था सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम विपिन था। उसमें से मैंने एक पेपर छुपा दिया, एक पन्ना छुपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान उस चैतन्य भागवत की पुस्तक से करती, अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन के बाद और कोशिशों के लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख लिया। इस तरीके से राज सुंदरी देवी जी ने पढ़ना सीख लिया। राज सुंदरी देवी जी के अक्षर ज्ञान में उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों का भी विस्तार अपनी आत्मकथा पुस्तक के अंदर लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। तो बेटा, राज सुंदरी देवी जी ने अपने इस आत्मकथा में जो जो बताया वो इसे बताया गया है। अब चलते हैं हम एक और महिला की स्टोरी की तरफ। वो है स्टोरी रुकैया सखावत हुसैन की। उनका एक लेडी लैंड का सपना था, मतलब उनका भी एक सपना था। वो सपना किस तरीके से उन्होंने पूरा किया देखिएगा। रुकैया सखावत हुसैन, जिनका जन्म 1880 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 1932 में हुई थी, वह एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया था। उस समय अंग्रेजी को ऐसा भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। मतलब लोगों को ये मानना होता था कि लड़कियों को अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, इसलिए इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे उल्लेखनीय कहानी लिखी, 1905 में केवल वो 25 वर्ष की थी। अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। यानी कि उन्होंने एक कहानी लिखी थी, सिर्फ और सिर्फ एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। उस कहानी में बताया गया है कि इस कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री थी जो कि एक सपने में अपनी कल्पना कर रही थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान है जहां पे स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाओं बादलों में होने वाली वर्षा को रोकने का उपाय खोजती हैं और हवाई कारें बनाने का सोचती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों का आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हार गए थे।
और पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए गए थे। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सराहा के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी मतलब किसकी, तभी सुल्ताना की आंख खुल जाती है, यानी कि सुल्ताना नामक स्त्री ने ये सारा एक स्वप्न में देखा कि एक लेडी लैंड नामक जगह है जहां पे उसने ये सारी चीजें देखी, और अचानक उसका सपना टूट जाता है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल उसका सपना ही था। तो ऐसा लेडी लैंड नाम की ऐसा किसने सपना देखा था बेटा, सुल्ताना ने देखा था। और सुल्ताना का स्वप्न ऐसी कहानी किसने लिखी थी, रुकैया सखावत ने लिखी थी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज, मतलब वो उस समय जिस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी सोचना पड़ता था, लड़कियों को स्कूल जाने का भी सोचना पड़ता था, लड़कियों को बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय भी रुकैया के ख्वाब इतने ऊंचे थे कि वह स्त्रियों के द्वारा हवाई जहाज और हवाई कारें बनाने का स्वप्न देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी तब ऐसा सपना कौन देख रहा था, रुकैया देख रही थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, मतलब उसने स्वयं तो पढ़ाई कर ली लेकिन उसके मन में संतुष्टि नहीं हुई कि केवल मुझे पढ़कर संतुष्ट नहीं होना है, मुझे दूसरों को भी पढ़ाना है, मुझे कुछ और आगे करना है। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वरन उसने और भी अधिक कुछ शक्ति दी थी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों का एक विद्यालय खोला था जो आज भी कार्यरत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी बेटा, फिर भी कुछ न कुछ विपरीत स्थितियों में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, लेकिन वर्तमान भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण और सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान हो, विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत के लिए एक चुनौती, यानी कहने मतलब ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत में अभी भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है बेटा। एक और कहानी की तरफ हम देखते हैं, एक रमाबाई की एक कहानी है। रमाबाई जो कि 1858 1922 यानी 1858 में उनका जन्म हुआ था, 1922 में उनकी मृत्यु हुई थी। वह एक महिला के लिए शिक्षा के लिए एक योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई थी पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। उन्हें पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता बिना स्कूल गए भी वो अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीख लिया और उन्हें संस्कृत का ज्ञान था। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। ये एक यहाँ क्वेश्चन बनता है बेटा कि किसे रमाबाई को कौन सी उपाधि दी गई, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई। फिर यूं पूछा जाए कि रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई, तो हम यूं कह सकते हैं कि रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्हें संस्कृत पढ़ना लिखना आता था। मतलब उन्होंने उस समय पढ़ाई की थी और उस समय संस्कृत का ज्ञान था। उस समय जिस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया था जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने एक अभियान चलाया था। क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि 1998 में रमाबाई द्वारा कहाँ मिशन स्थापित किया गया था, आपको बताना पुणे के पास खेड़ गांव में। और उस मिशन का सब मेन क्या था जिम्मा, कि उस मिशन का जिम्मा यह था कि विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता और शिक्षा देना। उन्हें लकड़ी की चीजें बनाना, छापा खाना चलाना जैसी कुशलताएं सिखाई जाती थी। उन्हें अपने हस्तकलाओं के बारे में निपुण किया जाता था ताकि अब अगर उनपे कभी विपदा आए तो वो अपने हाथ की कला से भी अपनी पेट भर सके। जैसी कुशलताएं सिखाई जाती है जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम सिखाई जाती है। ऊपर आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें छापाखाना दिखाया गया है। ये रमाबाई का मिशन था बेटा। देखिए छापाखाना क्या था, जिस तरीके से ये दिख रहा है बेटा, ये छापाखाना है, इसमें छपाई कार्य किया जाता था, कपड़ों के ऊपर छपाई का कार्य किया जाता था। ये किसके स्वप्न था, ये रमाबाई जी का स्वप्न था। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने रुकैया सखावत हुसैन के बारे में, रमाबाई जी के बारे में, राज सुंदरी के बारे में, लक्ष्मी लकारा के बारे में, इन सारी महिलाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया और फिर भी शिक्षा अर्जित की। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल के वीडियो से देखेंगे।